हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं उस बारे में जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए महसूस होते हैं। और कहाँ फंस जाते हैं आप अपनी भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो गलती पर गलती करे जा रहा है और उसे कोई ख़ास पछतावा भी नहीं है, उसे अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही है, तो वो सुधारेगा क्या खाक। झूठे सच्चे वो आपसे ऐसे वादे करता है पर कुछ भी अपने अंदर सुधार करता नहीं है और बार बार आपको हर्ट करता रहता है। अब आप माफ़ करते करते थक से गए हैं, आप समझते समझते थक से गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि समझ लेते हैं कि जीवन के कुछ अनुभवों ने उस इंसान को ऐसा बनाया है। हो सकता है उसके बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या अभी भी उसके हालात ऐसे चल रहे हो। सब समझ आता है, एम्पैथी रखते भी हैं, कोशिश करते हैं कि उसे समझें, खुद को हर्ट ना करें या उसको किसी तरीके से हर्ट ना करें, उसे माफ़ कर दें, फिर उसे एक चांस दें। सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्सन है समझने का और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार गलतियाँ रिपीट करता है और खुद की गलती होती है और हमें भला बुरा कहता है, हमें ही दोषी ठहराता है और उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए, ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं। आपका स्पाउस भी हो सकता है ऐसा, आपके इन लॉज भी ऐसे हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर कोई भी लोग हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ऐसा पर्सन जो बार बार गलतियां कर रहा है, समझने का और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे लोगों के साथ रहना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, ये रियलिटी है। अब कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ हम घर में नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है, जो हमारे क्लोज सर्कल में नहीं आता, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको हम गुड बाय कह ही देते हैं। चाहे वो आराम से साइलेंटली गुड बाय कह दें या फिर हम उसको चार बातें सुनाकर हम उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसा हम कर पाते हैं क्योंकि इतना डीप इमोशनल कनेक्शन हमारा उसके साथ नहीं होता है। थोड़े दिन के लिए हमें कुछ बुरा लगता भी है, उसके बारे में हम बात करते भी हैं, मन भी भारी होता है, लेकिन हम धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। पर जब वो ही पर्सन आपके घर का हो, मान लीजिए किसी का पति ऐसा है, किसी की पत्नी ऐसी है, किसी के माँ बाप ही ऐसे हैं, किसी के बच्चे ऐसे निकल गए, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पता चला भाइयों भाइयों में इस तरीके की बात हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके साथ रहा भी नहीं जाता और उनको छोड़ना भी बहुत मुश्किल लगता है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुश्किल तब हो जाता है जब बात पति पत्नी के रिश्ते की होती है, तो क्योंकि माँ बाप के साथ कोई प्रॉब्लम हो, भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, तो भी इंसान एक बार को अलग रह लेता है, मन को समझा लेता है कि ठीक है, अगर नहीं बन रही है, नहीं कोई समझ रहा है, तो हम भाई भाई अलग हो जाते हैं या फिर माँ बाप से भी अलग रहने लग जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल ये तब होता है जब ये बच्चों के साथ हो, माँ बाप के लिए, या फिर आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते की बात हो। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए जिससे हम अपने आप को सेव कर सकें? तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे पास अलग अलग इश्यूज़ लेकर क्लाइंट्स आते हैं। तो ये फ़ीमेल मेरे पास शिकायत लेकर आई कि मैम, मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। मैंने कहा, आप अपनी डिप्रेशन का कारण समझते हैं कि किस वजह से आप डिप्रेशन की स्टेट में स्टक हो गए हैं? उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड, जब से हमारी शादी हुई है, मैंने उनका पहला अफेयर पकड़ा था जब हमारी शादी को 10 महीने हुए थे और मैं उस टाइम 5 महीने प्रेग्नेंट भी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर कैसे हो सकता है, और मैं 5 महीने प्रेग्नेंट भी थी। मेरी उस टाइम पर बहुत हालत बिगड़ गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है और मुझ पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे इतना झटका लगा था कि मुझे कुछ दिनों तक तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सारे एविडेंसेस मिल गए और फिर उन्होंने भी एडमिट कर लिया कि हाँ था, और उन्होंने उस वक्त कहा कि गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, तो मैंने कुछ समय
रोकर, परेशान होकर, उनसे लड़ाई झगड़ा कर कर अपने आप को संभाल लिया था और उन्हें माफ़ कर दिया था। और फिर मैडम हमारा बच्चा हुआ, बेटा हुआ हमारा, और ठीक ठीक चल रहा था। फिर मुझे लगा कि ये सुधर गए, अब कुछ नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन जब हमारा बच्चा 4 साल का हो गया, तब एक बार वो अपने पापा का फ़ोन ले रहा था और फ़ोन में मैंने ऐसी चैट देख ली कि जो चैट किसी भी नॉर्मल लड़की के साथ नहीं हो सकती। और वो चैट पढ़ते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मुझे फिर से बहुत गहरा शक हुआ और मैंने फिर से एक्टिव होकर पता लगाया, तो इस बार भी वो मुझे चीट कर रहे थे। और मैडम मेरे पुराने ज़ख्म भी हरे हो गए। मेरे को इतना धक्का लगा, बहुत ज़्यादा मैं अंदर से बुरी तरीके से टूट गई कि ये आदमी मुझे बार बार धोखा दे रहा है। अब बच्चा आ गया, 4 साल का बच्चा भी हो गया, उसके बाद भी ये इंसान बाज नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत सेल्फ डाउट में चली गई कि मेरे लेवल पर क्या गलती हो रही है, मैं इसकी कौन सी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रही। मैं इसके लिए खाना भी बनाती हूँ, मैं इसके कपड़े लत्ते भी, इसका घर परिवार भी, इसके माँ बाप की भी सेवा करती हूँ, इसका बच्चा, सब कुछ मतलब मैं करती हूँ ऐसे जैसे मेरा हो, हमारा हो। मैंने अपने आप को मिटाकर बिल्कुल हमारा कर लिया सब कुछ। मैं उसकी फ़िज़िकल नीड्स भी पूरी करती हूँ, इमोशनल नीड्स भी पूरी करती हूँ। कभी तबीयत ख़राब होती है तो भी बिल्कुल एक टांग पर खड़ी रहकर सब कुछ करती हूँ। लेकिन ये आदमी मुझे बार बार धोखा दे रहा है कि मैडम फिर भी वो मेरे सामने रोया धोया, गलती हो गई, पता नहीं कैसे मैं बहक गया, इस तरीके का उसने सब किया। और मैंने फिर भी उसे रोता हुआ देख के मेरा मन भी पिघल गया कि चलो, मैंने भी सुन रखा था कि आदमी ज़ात होती है, फिसल जाती है और इस तरीके का हो जाता है कि कोई बात नहीं, मौका दो। अब 4 साल का बच्चा है, क्या बिगाड़ना घर को, कि मैडम मैंने फिर से उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों तक वो सही रहा, टाइम पर घर आया, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन मुझे फिर पता चला 6 महीने के अंदर अंदर ही कि फिर से उसका अफेयर किसी से हो गया। अब ये बताइए, ये तीसरी बार है, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो आदमी गलती पर गलती कर रहा है, मैं उसे माफ़ कर रही हूँ, वो मुझे बुरी तरीके से हर्ट कर रहा है। और इस बार तो उसने ये कह ही दिया कि अगर तुझ में कोई ऐसी बात होती तो फिर मुझे किसी दूसरी औरत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात मेरे जहन में अंदर जाकर मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसके ये शब्द कि तुझ में अगर कोई ऐसी बात होती, मुझे किसी दूसरी औरत की ज़रूरत ही नहीं होती, ये मेरे आत्मसम्मान पर चोट लगा दी उसने कि मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ, उसके घर परिवार में संभल कर सब कुछ इस तरीके से रह रही हूँ, फिर भी तीसरी बार उसका अफेयर पकड़ा गया है। कैसे माफ़ करूँ मैं, और कैसे खुद को हर्ट होने से रोकूं? मुझे तो अपना पूरा संसार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चा भी बड़ा होता जा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, मेरा रोना देखता है तो मेरा बेटा भी कहता है मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। कि अब वो इतना समझने लगा है कि मम्मी रो रही है, पापा मम्मी का झगड़ा हो रहा है। मैं कैसे संभालूं इस बात को, और कैसे मैं अलाउ कर दूं कि वो बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ संबंध रखे और मैं चुपचाप से आंख पर पट्टी बांधकर चुप एकदम से घर में बैठी रहूं? ये कैसे संभव है, आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बात तो बिल्कुल सही है कि तीसरी बार वो आदमी अफेयर कर रहा है और कभी रोध होकर माफ़ी मांग रहा है, कभी कुछ और कह रहा है और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। यहाँ पर वो औरत बिल्कुल फंसी हुई, घुटी हुई महसूस कर रही है कि मैं क्या करूँ। अपने माँ बाप को कहूँ सब लड़ाई झगड़ा होगा, मेरे भाई भाई भी सब भड़क जाएंगे, बेइज्जती आखिरकार हमारी ही होनी है। मैं कहाँ जाऊँगी एक बच्चा लेके इसको छोड़कर, मैं क्या करूँ? इसलिए मैं सोचती रहती हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं रोती रहती हूँ। ना मेरा उस इंसान के साथ कोई फ़िज़िकल रिलेशन बनाने का मन करता है, ना ही उसके लिए कुछ खाना बनाने का मन करता है। अब मेरा उससे बोलने का भी मन नहीं करता है। अब बताइए मैं कैसे सहूँ इस बात को, कैसे माफ़ करूँ इसे? क्या ये गलती माफ़ करने वाली है? एक ये उदाहरण हो गया, एक और उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक आदमी का उदाहरण है। अब इनकी नॉर्मल अरेंज मैरिज हुई और अरेंज मैरिज में सब कुछ पहले नॉर्मल बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्योंकि ये सर्विस पर रहते थे तो इनकी वाइफ रहती थी सब। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद इनकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई और वो इनके घर रहने आ गई। अब इनके घर वो रहने आ गई तो कोई भी माँ अगर तबीयत ख़राब है तो अपने बेटे के पास रह सकती है और बेटे बहू का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी सेवा करे और जल्दी से उनको स्वस्थ होने में मदद करे। अब वो आ गई, लेकिन इनकी पत्नी जो थी उनको बहुत ज़्यादा अकेले अपनी मर्ज़ी से रहने की आदत पड़ गई थी, तो उनको अपनी सास का आना रास नहीं आया।
और उन्होंने बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब एक आदमी जो सुबह से शाम तक काम करके आया है और उसको आप घरेलू छोटी छोटी बातों पर टेंशन दे रहे हो, कितना गलत है। वो इंसान कितने दिन सुनेगा, और वो क्या कर सकता है? वो बाहर जाए कमाने, घर परिवार चलाए, या आपके छोटे छोटे से मुद्दे सुलझाए। सो वो अपने आप को केपेबल नहीं मान के हर बात के लिए कि मैं नहीं सुलझा सकती, तुम इन्वॉल्व हो, और बड़ा चढ़ाकर उसको बताना ही कर रहे थे। धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी, और वो ये लेडी डिमांड करने लगी, जब से ये औरत आई है, जब से मेरा घर परिवार की सुख शांति छिन गई है और मेरी आज़ादी भी छिन गई है, मैं सारे दिन नौकरानी की तरह लगी रहती हूँ, इसको भेजो। अब कोई भी बेटा जिसकी माँ की तबीयत ख़राब है कैसे ऐसे कर सकता है कि अपनी बीमार माँ को भेज सकता है? तो हर आदमी अपनी पत्नी से इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है ना कि उसके माँ बापों की सेवा की जाए, जिसमें कि आपकी सास आपको कुछ कह भी नहीं रही है, लेकिन इतने ग्रह कलेश बढ़ा दिए उस औरत ने कि उस आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो उस आदमी ने बड़ा भारी मन रखकर अपनी माँ को बोला ही कि तुम छोटे वाले भाई के पास चले जाओ। अब वो माँ समझ तो गई कि भाई जब से मैं आई हूँ इन लोगों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। बेचारी माँ बहुत सीधी थी, वो चली गई। अब जब भी उसके मायके वाले आते थे उस लेडी के, तो बड़ी आवभगत करती थी, मम्मी रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाभी रुक जाओ, खूब इस तरीके से करती थी, और खूब खातिरदारी, खर्चा, और अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करती थी कि वो भी मेरे माँ बाप की एक टांग पर खड़े होकर सेवा करे बिल्कुल, और कुछ ना बोले, जो भी है मतलब बस एक अच्छे दामाद की तरह नहीं, एक बेटे की तरह पूरा सेवा करे। कितना दोगलापन है इस औरत में कि अपने पति की माँ के लिए ये भावनाएं और अपने माँ बाप भाई बहन के लिए ये सब भावनाएं। क्या ऐसे कोई भी शादी का जीवन, कोई गाड़ी ठीक से चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये दोगलापन है। तो पति सब समझ रहा था, जान रहा था कि जब मेरे माँ आती है या मेरे घर से कोई आता है तो इसका व्यवहार कितना अलग होता है, और जब इसके घर से कोई आता है तो कितना व्यवहार अलग होता है। अंदर अंदर वो सब चीज़ें समझ रहा था, इस चीज़ को कहता भी था, लेकिन वो औरत इतना ज़्यादा उस पर हावी होती थी कि तुम्हारे घर वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे घर वाले तो अच्छे हैं, अच्छे लोगों की तो खातिरदारी करी जाएगी ना, वो इतना देते हैं इतना करते हैं, इस तरीके से। तो बार बार वो आदमी इतना हर्ट होने लगा, उसको डर लगने लगा कि मैं, अगर मेरे माँ बाप में से कोई आएगा या मेरा भाई बहन कोई भी आएगा तो ये फिर से कलेश करेगी। और वो अंदर अंदर घुटने लगा इस बात से, क्योंकि जब भी कहे तो वो एकदम से चढ़ चढ़ कर आए, बच्चों के सामने भी तमाशा होने लग जाए। तो वो आदमी समझ रहा था, उसने कहा बच्चों पर इस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मन मोस कर वो इस चीज़ को दबा कर रखने लगा। लेकिन दबाई हुई चीज़ें कब तक आप सहोगे ना, क्योंकि वो औरत बात बात पर ताना दे रही है, माँ बाप भाई बहन दूर भी रह रहे हैं, फिर भी किसी न किसी बात पर ताना दे देती है, हर्ट करती रहती है, चुभने वाली बात कह देती है, तुम तो अपनी माँ के लग्गू हो, दब्बू हो, मुझसे शादी क्यों करी थी, मम्मी के पल्लू से ही बंधे रहते, मम्मी का दूध पीते रहते अभी तक। आप एक बात बताइए, आप अपने पति को इतने अपशब्द कहेंगे और उसके घर वालों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो कोई पति कैसे मतलब बर्दाश्त करेगा? तो एक दिन इतना बड़ा झगड़ा हो गया उनके घर में कि बिल्कुल मार पिटाई तक की भी नौबत आ गई। ये नौबत बहुत ज़्यादा लंबे समय से बर्दाश्त करने की वजह से आई। तो कितना भी बात हो जाए तो मैं हमेशा इस बात के खिलाफ हूँ कि मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, आदमी इतना ज़्यादा बौखला जाता है कि वो अपने डिफेंस में इस तरीके से कर देता है। तो यही हुआ कि उनके बीच में मार पिटाई, थोड़ी धक्का मुक्की हो गई, और उसने पूरा का पूरा अपने घर वालों को बुला लिया और पूरा का पूरा तमाशा किया, इस आदमी ने मुझे मारा और ये सब, जबकि उसके कोई भी बॉडी पर निशान नहीं था, कुछ नहीं था। थोड़ा पुश किया था उन्होंने, और ऐसे मार पिटाई की नौबत आई थी, ना कि मारा था, लेकिन हाँ थोड़ा पुश कर दिया था। उसने बहुत सीन क्रिएट करा। खैर घर वालों ने, मायके वालों ने समझाया और सब कुछ समझौता करा, और बात ये हुई कि भाई दोनों तरफ के माँ बाप के लिए करो। उसकी खुद की लड़की की माँ ने भी बोला कि सही तो कह रहे हैं दामाद जी की, थोड़ा तो इनकी तरफ के भी करो, अगर तुम्हारा ज़्यादा मन नहीं मिलता, लेकिन बेटा तुम अपना फ़र्ज़ तो निभाओगी। इस तरीके से समझा बुझा कर चले गए। उस औरत ने भी अपनी गलती मान ली, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ शुरुआत की बातें, मम्मी जी ने यूँ कहा था, पापा जी ने यूँ कहा था, और वो बड़े भैया ने ऐसा करा था वैसा करा था, तो मैं मन में उस बात का दुख लिए हुए और गुस्सा लिए हुए बैठी थी, इसलिए वो लोग मुझे पसंद नहीं थे। वो जो है ना चुपचाप हो गई। उस टाइम पर कुछ दिनों तक ठीक चली। उधर से उसके पति की तरफ से कोई आता था तो थोड़ा थोड़ा
जो भी उससे हो सकता था वो करती थी, बहुत खुश होकर भी नहीं तो नॉर्मल तरीके से करती थी। लेकिन वो अब अपनी चाल बदल चुकी थी। डायरेक्ट झगड़ा नहीं करके वो क्या करती थी, वो अंदर अंदर अपने पति के सामने कुछ और, पीछे कुछ और खाना बनाएगी तो ढंग से नहीं बनाएगी, स्वाद ही नहीं आएगा किसी को, किसी का खाने का मन ही नहीं करेगा। कोई इंसान काम बताएगा तो उसको अनसुना कर देगी, थोड़ी देर बाद बोलेगी अच्छा आपने ये बोला था, ओहो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मतलब बदतमीजियाँ वही थी, बस तरीके बदल गए थे। वो इंसान इतना हर्ट होता था कि मैं इसको इतने मौज भार से रखता हूँ, जितनी भी मेरी सैलरी है सारा मैं अपने बच्चों पर, पत्नी पर ही खर्च करता हूँ, मैं किसी को देने नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं, और फिर भी ये मुझे बार बार हर्ट करती है। तो मर्द को भी दर्द होता है। तो एक दिन वो बहुत टूट कर बिखर पड़े और फूट फूट के रोने लगे। उनको नींद आनी बंद हो गई, उनको बहुत तकलीफ़ होने लग गई, सब कुछ इस तरीके से हुआ। लेकिन वो औरत बाज ही नहीं आ रही थी, बार बार गलती पे गलती कर रही थी। तो एक दिन वो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो गए बुरी तरीके से कि अब नहीं रह सकता इस औरत के साथ, क्या करें। अब देखिए, ये मैंने आपको 2 घरेलू ऐसे केस बताए, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे केस हैं कि जिसमें आपके साथ बच्चे हैं और पति पत्नी एक दूसरे को आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे तो केस और भी हैं बहुत ज़्यादा, कि एक लेडी अपने सास ससुर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके सास ससुर बहुत ही बड़े नार्सिसिस्ट टाइप के थे, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे रियली। मतलब उनके साथ जिस तरीके, क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी बताया कि मेरे मम्मी पापा के साथ ये प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं, दोनों के दोनों ही नार्सिसिस्ट हैं, बहुत बड़े। कौन ज़्यादा बड़ा ये कहना मुश्किल है मैडम, लेकिन दोनों एक से एक बढ़कर हैं। तो वहाँ पर वो उनके अब्यूज़ का शिकार हुई, तो वो थे। तो उस केस में सोल्यूशन निकल गया कि भाई आप अलग रह लो उनसे। लेकिन अब पति पत्नी के जब क्लोज रिलेशनशिप में ऐसा है तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल आती है। तो अब ये जो मैं आपको 2 एग्जांपल दी, जहाँ पर वो पति तीसरी बार भी चीटिंग कर रहा था और ये पत्नी इस तरीके से घर में हर समय कलेश रखती थी और बहुत बुरा पति फंसा हुआ था, घुट रहा था अंदर अंदर। ऐसे में क्या करें जब कोई इंसान आपको बार बार हर्ट कराए, चाहे वो चीट कर कर या घर में छोटी बड़ी बातों पर कलेश रख कर, पैसों की तंगी रख कर, बार बार ताने देकर, किसी भी तरीके से ऐसे वो कर रहा है, तो क्या क्या करें ऐसे। तो ऐसे में उस इंसान को आपने 1 बार 2 बार मार्जिन दे लिया, लेकिन वो इंसान रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है। ये नोटिस कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर कोई इंसान रियलाइज़ करता तो फिर वो गलती को सुधारता भी है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नज़र आता है। क्योंकि सोच में जो परिवर्तन होगा वो व्यवहार में परिवर्तन के रूप में ही नज़र आएगा। लेकिन उसका व्यवहार बदल ही नहीं रहा है, वो बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो समझ जाइए उस पर्सन की नज़रों में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो पर्सन क्योंकि अपनी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रखता, वो आपको दबा कर रखना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो वो पर्सन आपकी बात को कभी भी वेटेज नहीं देगा, कभी भी नहीं सुनेगा। और आप उसकी वजह से सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आप उसकी वजह से अंदर अंदर घुट रहे हैं। बार बार आप इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का मामला है, या समाज में इज्जत है, या आपके संस्कार आपको रोक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसा हो गया है कि उसे 12 साल तक भी नली में रखो और निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी है, तो ऐसा इंसान, और मतलब आप मेरे शब्दों से हर्ट मत होइएगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है, उदाहरण देने के लिए मैंने बोला, तो दिल पर ना ले मेरे शब्द को कि मैंने ऐसे बोला कि वो इंसान कुत्ते की पूंछ की तरह है। समझे, ये एक कहावत है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान को कितना भी ट्राई कर लो, उसकी फितरत जो रहती है वो रहेगी, क्योंकि फितरत आसानी से चेंज नहीं होती और दूसरे के कहने से चेंज नहीं होती। फितरत वही इंसान चेंज कर सकता है, और उसके लिए उसे रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है और एफर्ट डालने की, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कोई इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाए जो बिल्कुल जान बावला बन रहा है, मक्कारी कर रहा है, और वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉक्सिक इंसान है, चीटर है, बहुत बड़ा डोमिनेट करने वाला है, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है, तो वो इंसान कभी भी नहीं बदलेगा। आप चाहे अपने कितने भी साल निकाल दो, कितने भी एफर्ट डाल दो, ऐसे इंसान को छोड़ना ही सही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक बार शादी कर ली है
तो अब आप मरते दम तक उसे निभाओ। नहीं, शादी जो है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है जो दो लोगों के बीच में बनता है प्यार से, सम्मान से, और चलता भी उसी के सहारे ही है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, शादी चलाने के लिए पैसे भी चाहिए हैं, है ना, सब कुछ आपकी समझदारी, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एक दूसरे के प्रति सम्मान। अब इतना सब कुछ होगा, चीटिंग होगी, तो कोई कैसे किसी की रिस्पेक्ट करेगा? कोई इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, घर में इतने कलेश रखेगा, कैसे रिस्पेक्ट आएगी? नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर समझना है कि ये समझते हुए भी कि लोग अलग होते हैं, उनकी नेचर अलग होती है, उनकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग अलग होती है, हम एम्पैथी रखें। पर जब हम देखें कि सामने वाला तो अपने आप को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो बस इस चीज़ को ये एक इशू बना कर है कि मेरी तो नेचर ही ऐसी है या ऐसा ही होता है, ये सब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। जब किसी को रियलाइज़ हो कि वो गलती पर है तो उस रियलाइजेशन के बाद चेंज आना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को राइट मानकर बैठा है और चेंज नहीं करना चाहता, जो भी रीजंस, वो कोई भी रीजनिंग दे सकता है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो वो जो भी रीजनिंग दे, लेकिन वो अगर आपको बार बार किसी भी तरीके से हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, कुछ भी किसी भी वे में आपको डैमेज कर रहा है, तो आप अपने आप को सप्रेस ना करें, क्योंकि सप्रेशन से आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको एंजाइटी रहने लगी, आपको इंसोमिनिया होने लगेगा, आप ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी जीते जी नर्क आप यहीं पर भोगेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भारतीय हैं तो 7 जन्मों तक ही हम बंधे रहेंगे। बंधन फ़ौरन तोड़ दीजिए आप। आपकी एक अनमोल ज़िंदगी है और स्वर्ग नर्क यहीं पर ही है। एक रिलेशनशिप में नर्क काट कर आप अगले कहीं पर जाएंगे भी, ऊपर आकाश में, या अगले जन्म में क्या ही आप कर लेंगे, उसका तो कुछ भरोसा नहीं है ना। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, जो साक्षात प्रमाण है, दिख रहा है, यहाँ पर इस अनमोल ज़िंदगी को मत गवाइए ऐसे इंसान के लिए। अब क्या होता है, सबके बड़े इफ एंड बट होते हैं। कई बार किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होता, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, कोई इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपको समझना है, जैसे मोस्टली मेल्स के केस में क्या होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए मैरिज ब्रेक करना कंपैरेटिवली आसान होता है, बट वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाते कई बार। तो उनको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग पहले से होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन आने से भी डरते हैं कि डाइवोर्स होगा तो फिर फाइनेंशियल बहुत सारी लायबिलिटीज़ उन पर आ जाएंगी, सोसाइटी की कंसर्न, बच्चों की कंसर्न, और बहुत सारी कंसर्न्स की वजह से वो सहते रहते हैं। फीमेल्स के साथ क्या होता है कि फीमेल्स की जब बिल्कुल सहने की अति हो जाती है तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और वो उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, ना शक्ल देखना चाहती, ना उसे छूने देना चाहती, ना उसका कुछ काम करना चाहती। वो इमोशनली अपने आप को बहुत, क्योंकि शुरुआत में जो फीमेल्स हैं वो इमोशनली बहुत वीक स्टेट में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, बट वो फाइनेंशियली वीक रहती हैं। तो वो इस वजह से बच्चों से बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट होता है। सोसाइटी क्या कहेगी, आगे क्या होगा, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स होती हैं। तो मेल फीमेल्स की मिलती जुलती ही कंसर्न होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो अटके रहते हैं इस तरीके की रिलेशनशिप में, और साल दर साल बिताते रहते हैं, बीमारियों के शिकार होते रहते हैं, और फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं कहीं और से सुकून तलाश करने की कोशिश में, बट वहाँ पर भी इसी तरीके का शॉर्ट टर्म एक कुछ मिलता है, और फिर उसके बाद फिर वो वहाँ से भी दुत्कार दिए जाते हैं, उससे भी बहुत परेशानी में जाते हैं। तो चाहे आप समाज की वजह से रुके हुए हैं, चाहे आप परिवार की, चाहे आप बच्चों की वजह से, या कोई आपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है, किसी भी वजह से अगर आप इस तरीके के रिश्ते में हैं जहाँ से लगातार आपको हर्ट की फीलिंग्स आ रही हैं और आप उस इंसान को माफ़ करते करते थक गए हैं, क्योंकि जो दोनों केस के एग्जाम्पल दिए मैंने, इसमें 2 बार माफ़ किया और तीसरी बार पहाड़ टूट पड़ा, और इधर भी इन्होंने उसको माफ़ किया, घर वालों को बुलाने तक की भी नौबत आ गई, उसके बाद भी छोटा मोटा बहुत सारी बातें होती रही, माफ़ करते 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 जब अति हो गई तब वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गए। तो कुछ सुधर ही नहीं रहा था। और ऐसे 1-2 केस नहीं, ऐसे तमाम केसेस हैं, घर घर की कहानी जैसा सभी लग जाता है कभी कभी। तो ऐसे इंसान के साथ आप या तो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ क्रिएट करें कि अगर इन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होगी, ये चीज़ रिपीट हुई,
तो इमीडिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप बदनामी से ना डरें। जैसे वो फीमेल डर रही थी कि अगर मैंने अपने मायके वालों को, भाई भाई को, सबको बता दिया तो क्या होगा। डरे ना, बताएं, खुलकर बोलें। बार बार घुट कर के जीने से, मरने से क्या फ़ायदा है। तो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाएं, और अगर उन बाउंड्रीज़ को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आप बोल्ड स्टेप लें। क्योंकि बाउंड्रीज़ बनाकर भी ऐसा बेशर्म आदमी उनको रिस्पेक्ट तो करेगा नहीं आसानी से। फिर भी एक बार ट्राई करें, अगर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, छोड़ो नहीं छोड़ो, छोड़ो नहीं छोड़ो, कहते हैं ना, आखिरी दम तक भी आदमी बचाने की कोशिश करता है। तो एक बार देखिए, बाउंड्रीज़ बनाकर, स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर, बिल्कुल अल्टीमेटम जिसको कहते हैं, देकर काम करता है। और आप के अंतर मन से आवाज़ आती है कि इस आदमी को माफ़ करके एक मौका और देकर आप इसके साथ रह सकते हैं, तो देखिए। और अगर वो इंसान फिर भी आपको चीट कर रहा है, क्योंकि वो करता है, कितनी बार आपने माफ़ किया लेकिन स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, आपने अल्टीमेटम नहीं दिया, आपने उसको थ्रेट नहीं दिया कि अगर उसने अभी भी बदतमीज़ी करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही आ जाएंगे। तो एक बार पूरा उसके अंदर फियर को इंड्यूस कीजिए, पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर फिर भी वो इंसान इतना ही बड़ा पागल है, बिल्कुल टॉक्सिक है कि नहीं जो है ना समझ रहा, और बार बार वही हरकतें दोहरा रहा है, तो फिर आप उससे अलग होने का फ़ैसला लें। ना आप समाज की परवाह करें, ना आप बच्चों के भविष्य की परवाह करें, ना ही आप पैसों की परवाह करें, ना ही आप भावनाओं की परवाह करें। क्योंकि ये जो समाज है ना, अगर आपको कुछ हो गया है, आप इतने नर्क जैसा जीवन जी रहे हैं, क्या करने आ रहा है आपका समाज। ये जो परिवार वाले हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जैसे पल्ले झाड़ लेते हैं। हाँ, हम तुम्हारे दुख में साथ हैं, बट ठीक कुछ नहीं करते हैं। ना परिवार वाले कुछ करते हैं, जिसके ऊपर बीत रहती है सहना उसे ही होता है, ना ही समाज वाले कुछ करते हैं। और बच्चे अगर ऐसे माहौल में रहेंगे तो वो तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उनके अंदर इतने सारे ट्रॉमाज आ जाएंगे, इतनी सारी नेगेटिव कंडीशनिंग आ जाएगी, उन पर इतना स्ट्रेस, बर्डन, फियर्स डेवलप हो जाएंगे बुरी तरीके से। बच्चों का तो और नुकसान हो जाएगा इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में। और रही बात इमोशंस का क्या है, इमोशंस तो धीरे धीरे संभल ही जाएंगे। रही बात फाइनेंशियल उसकी, हाँ, फाइनेंशियल उसका एक कंसर्न होता है, क्योंकि ज़िंदगी फाइनेंस के सहारे ही चल रही है। तो उस केस में आप, डाइवोर्स के केस में फाइनेंशियल तो आपको मिलेगा ही। अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड से मिलेगा आपको, और आप अगर मेल है तो आप खुद भी केपेबल हैं। वरना जब आप सेंस कर लें कि कोई इंसान इस तरीके से आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, कुछ समय दें, और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज करके, स्ट्रॉन्ग करके, केपेबल बनाकर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से धक्का दे दें, जाए वो इंसान आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें ऐसे इंसान के लिए। तो माफ़ी तो देनी होती है, माफ़ी गलतियों की होती है, लेकिन जो रिपीटेड गलतियां होती हैं वो गुनाह बन जाते हैं, उनके ज़ख्म बहुत गहरे होते हैं। हर औरत को, हर आदमी को इतना मजबूत बनना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि डाइवोर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं, भगवान ना करे किसी का भी डाइवोर्स हो, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी नर्क बन गई है और वो हर समय यातनाओं में रह रहा है, तो डाइवोर्स बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी खो देने से अच्छा है उस पर्सन को खो दो। तो इसलिए समझिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ये अनमोल ज़िंदगी संभाल कर रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपने बहुत मार्जिन दे लिया तो कभी भी सेल्फ गिल्ट में मत जाना, अपनी गलती मत निकालना, क्योंकि आप तो उसे मार्जिन दे रहे थे, माफ़ कर रहे थे। हाँ, अगर रिश्ता आपकी गलती से शुरुआत में बिगड़ रहा है तो एक बार झांक ज़रूर लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ईमानदारी से, वास्तविकता में सब सही कर रहे थे और सामने वाला ही ऐसा निकला, तो फिर किसी भी वजह से अपने आप को उस नर्क में ही वहीं पर ही फंसे मत रहना, अपने आप को निकालना। क्योंकि सच मानिए, कोई भी नहीं निकालेगा। कहेंगे लोग हम साथ हैं, पर साथ एक्चुअली होते नहीं है। ज़ुबान से साथ होने में और असलियत में साथ होने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं जो साथ देते हैं, बट ऐसे लोग कम होते हैं। अल्टीमेटली फ़ैसला आपको ही लेना है, क्योंकि सब लोग पंचायत करने के बाद अल्टीमेटली आखिरी फ़ैसला आप पर ही छोड़ते हैं। तो आपकी जब अंतरात्मा से आवाज़ आए ना कि बस
अब माफ़ी नहीं, क्योंकि माफ़ी का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को तकलीफ़ देकर ऊपर मन से बस कोई बात नहीं, इसके कर्मों की सज़ा इसको मिलेगी, अब नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी, या मेरे ही कोई पुराने पाप कर्म होंगे जो सामने आ रहे होंगे, या बड़ा दिल के माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां तो हो जाती हैं। ये सब चीज़ें ना एक्चुअली आपको आपके जीवन से खुशियों से दूर कर देती हैं। ये इतना भी समझदार नहीं होना चाहिए इंसान को। आप आराम से प्यार से अलग हो जाओ। अलग होने का मतलब झगड़ा करना ही नहीं है, म्यूचुअली आप अलग हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी सामने आता है कि कोई इंसान है वो आपको छोड़ भी नहीं रहा है, आपको जिंदा लाश बनाकर डाल दिया उसने। उसे पता है कि वो बहुत बड़ा टॉक्सिक है और बार बार गलती पे गलती कर रहा है, लेकिन वो आपको आज़ाद भी नहीं कर रहा, डाइवोर्स भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, डाइवोर्स नहीं ले सकते तो सेपरेट हो जाओ, अलग रहो। आप अपने आप को सेपरेट कर लो, उससे प्रोटेक्ट करके रखो अपने आप को, पर उसके साथ मत रहो, क्योंकि आपने अपने लेवल से बेस्ट दे लिया। आप कुर्बानी मत दो, आप कोई कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। यहाँ पर एक बात का और ख़ास ख्याल रखना, यहाँ पर अपने साथ ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर आप ईमानदारी से अपने अंदर पूरी तरीके से झांक लिया, उसके बाद आपकी बर्दाश्त की बस हद ही हो गई, फिर आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाना है। क्योंकि आत्मरक्षा के लिए जब आप इस तरीके की कदम उठाएंगे तो ये सही होगा, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए आपको खुद ही कोई ऐसा मजबूत कदम उठाना होगा। तो मेरे प्यारो दुलारो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपने आप को एक तो आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है, एकदम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और अपनी लाइफ के डिसीजंस सोच समझ के लेने हैं, खुद लेने हैं। अपने आप को इस नर्क जैसे जीवन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप वास्तव में बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो आप माफ़ कर पाए, मौका दे पाए, पर अच्छाई के नाम पर अपनी कुर्बानी भी नहीं देनी है। अपना खास ख्याल रखना है। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, इससे बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग, किसी को हिम्मत मिलेगी आपके एक शेयर से। और केजे टॉक्स पर ऐसे ही जुड़े रहो, क्योंकि मैं हूँ ना, आपसे मिलती रहती हूँ, आपको बहुत सारा ऐसा डिफरेंट थॉट प्रोसेस देती हूँ जिससे कि आपकी मदद होती है। तो इसलिए केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मुझसे मिलते रहो। खास ख्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।